अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज बात करेंगे कि किस तरीके से क्रॉस डिप्लोमेसी और क्रॉस रिलेशंस के ज़रिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से यूएई की जानिब से जो तुर्की के दुश्मन हैं उनके साथ हाथ मिलाया जा रहा है और किस तरीके से तुर्की भी इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हुए उन ममालिक के साथ मामलात को बेहतर कर रहा है जिनके साथ यूएई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मामलात ख़राब हैं। हाल ही में जो अहम बड़ी पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से जो अमीर हैं कतर के, उनके साथ एक मुलाकात की गई। एक बंद दरवाज़ों के पीछे एक मुलाकात थी जिसमें अहम अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब अहम अमूर की बात होती है उसमें वो मामलात डिस्कस किए जाते हैं जिनके ऊपर वो पब्लिकली बताना नहीं चाहते, पब्लिकली उनको डिस्कस नहीं करना चाहते। अगरचे इसके ऊपर वो मामलात भी डिस्कस किए गए जिसमें नॉर्मल पर्सनल रिलेशंस जो हैं, ग्रोथ के जो मामलात हैं, जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको भी डिस्कस किया गया। और जब ये डील की गई तकरीबन 10 के करीब मुआहदे किए गए दोनों ममालिक के दरमियान, और जब ये डील की गई तो जो शेयर वैल्यू थी स्टॉक मार्केट की तुर्की की वो तकरीबन 10 से 15% जो है उसमें बूम आया और इसको इस तरह के पॉजिटिव साइंस के साथ देखा गया है इस डील को। कतर की जानिब से कहा गया है कि हम बहुत अरसे से चाहते थे कि तुर्की के साथ हमारे जो मामलात हैं उनको मज़ीद बढ़ाया जाए और बहुत सारे जो शोबे हैं उनमें जो पेशरफ्त है उसके ऊपर बातचीत की जाए। जो बड़ी बड़ी डील साइन की गई हैं, ज़्यादातर डील्स वो हैं जिसमें आपस में जो ममालिक में पर्सनल रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक पार्क है उसका इनेकाद किया जाएगा, उसको जो है बिल्ड किया जाएगा। बड़े लेवल के ऊपर शॉपिंग मॉल है, एयरपोर्ट की जो है उसकी डीलिंग, उसके रिलेटेड मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामलात हैं, तो इनके ऊपर ये डील की गई है। अब इसमें ज़्यादातर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी बातचीत की गई। जो डील्स की गई हैं उसका क्राइटेरिया ये था, ये 10 जो डील्स की गई हैं सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर बनाने के लिए के ऊपर बात की गई। इसके अलावा पार्लियामेंट का जो निज़ाम है उसके अंदर एक दूसरे से मदद लेने के लिए एक दूसरे के जो लीडरान है, जो मेंबरान हैं, उनका आपस में जो रिलेशन है, आपस में जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंट किस्म के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इंगेजमेंट जो है वो की जाएंगी, इसके ऊपर बातचीत की गई। इसके अलावा वहाँ पर जो मिलिट्री मामलात हैं, मिलिट्री रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर, मिलिट्री डील्स जो हैं उनके ऊपर बातचीत की गई। उसके बाद जो सकाफती मामलात हैं, कल्चरल मामलात हैं उनके ऊपर बात की गई। जिस तरह के तुर्की का इस वक्त पूरी दुनिया में जो उनकी ड्रामा सीरीज़ हैं वो बहुत हिट हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, तो इस तरह के मामलात जो हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के जो मुख्तलिफ 10 किस्म के मुआहदे किए गए। अब ये वो डील है जिसमें मैं आपको कह रहा था कि किस तरीके से एक काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर यह डील की गई है तुर्की की जानिब से कतर के साथ। इसी तरह की एक डील यूएई की जानिब से पिछले कुछ दिनों में ग्रीस के साथ भी की गई है, जिसमें तुर्की का ग्रीस और साइप्रस के साथ बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, और वहाँ पर ऑयल रिजर्व जो हैं उनकी मिल्कियत और वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर जो काम कर रहा है तुर्की, उसके ऊपर भी मामलात जो हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे साइप्रस और ग्रीस के साथ। तो इसी वजह से यूएई की जानिब से डील साइन की गई और यूएई का विज़िट किया गया ग्रीस की जो मैनेजमेंट है, ग्रीस के जो लीडर हैं उनकी जानिब से, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मामलात के ऊपर बातचीत की और ख़ास तौर पर उनकी जानिब से जो एक बयानिया दिया गया, एलामिया जो जारी किया गया, उसमें यह था कि जो तुर्की एग्रेशन दिखा रहा है उसको किस तरह से काउंटर किया जाना है। अब इसके ऊपर दोनों ममालिक की जानिब से असल में ये डील कतर के साथ की गई है तो और दूसरी जानिब ग्रीस के साथ की गई है, लेकिन मेन जो प्लेयर हैं वो एक तरफ यूएई है, और जब यूएई का मामला आता है तो यूएई के पीछे ये अंडरस्टूड सी बात है, उसके पीछे सऊदी अरब खड़ा हमें नज़र आएगा। तो यूएई और साथ में तुर्की जो है इनके मामलात आपस में हैं। अब इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से फ़लस्तीनियों को बैक स्टैब करने के ऊपर तुर्की की जानिब से कहा गया था कि तुर्की अपने ताल्लुकात सस्पेंड कर देगा यूएई के साथ। ये जो इक़दाम उनकी जानिब से उठाया गया है, और आने वाले वक्त में अगर ये मामलात मज़ीद बढ़े और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए बात ना की गई
تو ہو بھی سکتا ہے کہ ترکی اور یو اے ای کے ساتھ اپنے تعلقات کو، سفارتی تعلقات ہیں ان کو ختم کر دے۔ دوسری جانب ایکیوز کیا گیا ہے یو اے ای کی جانب سے کہ ترکی جو ہے وہ یو اے ای کے جو معاملات ہیں اس میں مداخلت کرتا ہے۔ یمن کا معاملہ ہو تو اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سخت قسم کا ایک بیان دیا گیا تھا یو اے ای کے ایک منسٹر کی جانب سے، یو اے ای کی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے۔ انہوں نے کہا تھا، اور اس میں خاص طور پر پاکستان کا بھی ذکر تھا، کہ پاکستان اور یو اے ای ترکی کو اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یمن کے اوپر ان کا جو مبہم قسم کا ایک بیانیہ ہے اس کے اوپر واضح سٹانس لینا چاہیے، یا اپنے آپ کو ایران کے ساتھ شو کریں اور یا پھر اپنے آپ کو ہمارے ساتھ شو کریں۔ لیکن ترکی اور پاکستان نے اس میں نیوٹرل رہنے کا، خاص طور پر پاکستان نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں ایک دوسرے کے خلاف ٹسل بازی کا سلسلہ یہ جاری ہے، اور اس میں خاص طور پر الجزیرہ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے یو اے ای پلان کر رہا ہے، اور اس نے یو اے ای نے اور ساتھ میں سعودی عرب نے، انہوں نے عرب انٹیلیجنس کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا گیا جس میں بھاری بڑے لیول کے اوپر فنڈنگ کی گئی اور انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور اس ایک پروجیکٹ میں کمپینز چلانا ہے ترکی کے خلاف اور قطر کے خلاف۔ اب قطر کی بات کر لیں کہ قطر ایک عرب کنٹری ہونے کے باوجود کیوں وہاں پر ترکی کے پاس جا رہا ہے، کیوں وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ نہیں، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا 2017 تک لے چلتے ہیں، جب 2017 میں ایجپٹ کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے، یو اے ای کی جانب سے، یمن کی جانب سے، لبنان کی جانب سے ایک اکٹھ بنایا گیا، اور انہوں نے 14 نکاتی، تقریباً 13 نکاتی یا 14 نکاتی ایک مطالبہ رکھا قطر کے سامنے، اور ان کے اوپر الزام، جو بڑے الزام تھے اس میں یہ تھا کہ حماس کی جو سپورٹ کرتا ہے قطر وہ بند کی جائے، اور اس کی اگر پیٹرن کو دیکھا جائے تو یہ اسی سلسلے کی کڑی تھا کہ اس میں یا تو ساتھ ملایا جائے قطر کو، یا پھر قطر کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ یہ پلاننگ بہت عرصے سے چل رہی تھی کہ کس طرح سے عرب ممالک کو اپنے حق میں کرنا ہے اسرائیل نے۔ تو اسی سلسلے میں جو مطالبات رکھے گئے، پہلے سب سے پہلے عرب ورلڈ کو، عرب کنٹریز کو آگے کیا گیا، اس میں سعودی عرب لیڈ کر رہا تھا، یو اے ای اس کے ساتھ تھا، اور اگر قطر کی جو لوکیشن ہے جیوگرافیکلی اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل سینٹر میں پڑتا ہے، اور اس کے جتنے بھی ارد گرد ممالک ہیں اس کے ساتھ تقریباً تعلقات اس کے ختم ہو چکے تھے، اور کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اور اس میں ایک بڑی پیش رفت یہ آئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب یو اے ای کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا، تو اس وقت ساتھ میں ایک یہ بھی خبر سامنے آئی کہ قطر کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے جو آفیشیل لیول کے اوپر ڈیلنگ جو ہے اور بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے اوپر قطر نے بھی تصدیق کی اور سعودی عرب کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی۔ لیکن لگتا یہ ہے ابھی کی جو ترکی کے ساتھ معاملات ہیں، جو ڈیل کی گئی ہے قطر کی جانب سے، اس کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ جو بات چیت چل رہی تھی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب اصل ایشو کیا تھا جو بائیکاٹ کیا گیا 2017 میں، وہ یہ تھا کہ ان ممالک کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی، ایک تو الجزیرہ جو بہت بڑا تھریٹ لگتا ہے ان ممالک کو، عرب ممالک کو، اور الجزیرہ کی ہی یہ رپورٹ ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ جو ایجپشین ایک منسٹر ہیں، ان کی جو فارن منسٹر ہیں، ان کی ایک لیک رپورٹ ہے، جو کنورزیشن ہے وہ لیک کی گئی، اور اس کا ریفرنس دیتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کس طریقے سے یہ پلان کیا گیا کہ قطر اور ترکی کے خلاف بڑے لیول کے اوپر انٹیلیجنس بیس کے اوپر ایک کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ تو الجزیرہ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا، ساتھ میں حماس کی جو قطر سپورٹ کرتا تھا اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جو سب سے بڑا ایشو ان ممالک کو تھا، وہ یہ تھا کہ قطر کے اندر بہت بڑی ملٹری بیس ہے ترکی کی، اور یہ مطالبہ بھی رکھا گیا کہ ترکی کی یہ جو بیس ہے اس کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ تو ترکی کے جو معاملات ہیں، ترکی کی پریزنس اس خطے میں قطر کی وجہ سے ہے، اور اس کی پریزنس کو سٹرونگ کرتا ہے قطر، اور ابھی کے جو معاملات چلے ہیں اس سے دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں قطر بہت بڑا ایک سپورٹنگ ہینڈ ہوگا ترکی کے لیے آگے آنے والے وقت میں، جب انہوں نے یہاں پر اپنے اس خطے میں پریزنس کو مزید بڑھانا ہے اور یہاں پر اپنی ڈومیننس کو لے کر آنا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ وجہ ہے کہ قطر اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی بجائے
जा रहा है तुर्की के साथ। और दूसरी जानिब यूएई फ्रांस के साथ टसल चल रही है तुर्की की, तो यूएई के फ्रांस के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतर हैं और फ्रांस की जानिब से तुर्की को अफ्रीका में काउंटर करने के लिए भी यूएई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें अगर आप पैटर्न देखें तो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तुर्की को रोकने के लिए, ईरान को रोकने के लिए जो ममालिक, इन दो ममालिक के और ख़ास तौर पर पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो चुका है, तो इनके ख़िलाफ़ हैं, तो उनके साथ अलायंस बनाए जा रहे हैं, उनके साथ मुआहदे किए जा रहे हैं इन दोनों ममालिक की जानिब से। इसमें अगर पाकिस्तान को इंक्लूड करते हैं तो भारत के साथ अगर ताल्लुकात की बात करें तो भारत के साथ ताल्लुकात बहुत बड़े लेवल के ऊपर इम्प्रूव किए हैं। तकरीबन 18 अरब की जो ट्रेड थी, उसका ट्रेड वॉल्यूम था यूएई का और भारत का, उसको इसमें अगर मिलिट्री इंगेजमेंट की बात करें और उसको शामिल किया जाए तो ये तकरीबन 48 अरब डॉलर का ये वॉल्यूम बनता था 2019 में। और सिर्फ एक साल के दौरान ये वॉल्यूम इस साल इस महीने के आखिर तक, दिसंबर के इस 2020 के आखिर तक ये वॉल्यूम जो है ये 100 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब की बात करें तो ये तकरीबन 28 अरब की ट्रेड इन दोनों ममालिक के बीच में होती है। तो ऐसे देख लें, पैटर्न ये बनता है कि अगर पाकिस्तान के साथ इनको मसला है तो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ ये हाथ मिला रहे हैं, ईरान के साथ मसला है तो ईरान के दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे हैं, और अगर तुर्की के साथ मसला है तो तुर्की के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं। और इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि अरब अब मुसलमानों के नहीं रहे, अरब बस नाम के हैं और मुसलमानों के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जब हम अरबों की बात करते हैं तो हम होली प्लेसेस को निकाल देते हैं, उसमें मुसलमानों का उस मुक़द्दस ज़मीन के साथ जो रिश्ता है वो अलग है, लेकिन इनके जो करतूत हैं, जो अरब हुक्मरान हैं वो अलग से हैं, उनको इस मामले के साथ ना जोड़ा जाए। यही वजह है, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से अल्लाह के नबी ने इनके बारे में वैलुल लिल अरब की इसको कह लें कि एक पेशगोई की थी कि अरबों के लिए हलाकत हो, क्योंकि उनकी जानिब से जब वक्त आएगा, जब मुश्किल वक्त आएगा, जब मुसलमानों को इन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ये मुसलमानों को बिट्रे करेंगे। और इन्होंने वही किया और उन हदीसों के, उन पेशगोइयों के सच होने का वक्त आ चुका है और वो हदीसें, वो पेशगोइयाँ सच साबित हो रही हैं। इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे, किस तरीके से बड़ी तेज़ी के साथ ये मामला तब्दील हो रहे हैं और इनके ऊपर हम जैसे भी कोई छोटी या बड़ी डेवलपमेंट आती है उसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।